नमस्कार, माय नेम इज डीके और ये हमारी वीडियो का अगला पार्ट है और इसमें हम पढ़ते हैं भारत में यवनों का जो आक्रमण हुआ, प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे उनमें और उनकी क्या क्या भूमिका, मतलब उनकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यवनों के आक्रमण की उस दौरान भारत में, तो एक क्रम देखने को मिलता है। इसमें जो सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलेगा तो वह हिंदू यूनानी का है, फिर इसके बाद शक हैं, फिर पहलव हैं और फिर कुषाण हैं। ये डायरेक्ट प्रश्न है कि कौन पहले भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति हैं या मतलब शासक हम कह सकते हैं कि वंश हैं। तो हिंदू यूनानी में सबसे पहला स्थान, शक दूसरे स्थान पे हैं, पहलव तीसरे स्थान पे हैं और कुषाण इस सबसे लास्ट में आए। देखो, जब हम हिंदू यूनानी की बात करते हैं ना, तो इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हिंदू यूनानी का मतलब ये है, देखो, जब यूनान से आक्रमण हुआ तो सबसे पहला जो सफल आक्रमण आप देखोगे तो सिकंदर के समय पे हुआ था और सिकंदर ने ही किया था। फिर इसके बाद इसी का सेनापति सेल्यूकस निकेटस आता है। फिर वह मतलब एशिया और मध्य एशिया में एक बड़े राज्य का निर्माण करता है। फिर वह राज्य कहाँ गया, तो हिस्ट्री में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि जो सेल्यूकस निकेटस जिस बड़े राज्य का गठन करता है, जिस पर राज करता है, उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसको संभाल नहीं पाते और आसपास के जो छोटे छोटे राज्य जिनको केंद्रीय सत्ता में सेल्यूकस निकेटस ने डाला था, वे विद्रोह कर देते हैं। वहीं से हम पढ़ते हैं, उन्हीं विद्रोहों में से कुछ शासक स्वतंत्र होंगे और भारत को दोबारा से जीतने का प्रयास करेंगे। तो हम आम भाषा में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो फिर भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो सेल्यूकस निकेटस था उसका जो उत्तराधिकारी था वो एंटीओकस प्रथम था। ये इसका उत्तराधिकारी था। ये जो सेल्यूकस निकेटस ने पश्चिम और मध्य एशिया का जो साम्राज्य गठन किया था उसको बनाए रखने वाला, उसको क्षुण्ण बना कर रखने वाला या उसकी रक्षा करने वाला अंतिम शासक था एंटीओकस प्रथम। लेकिन इसी के बाद जो अगला राजा आएगा वह एंटीओकस सेकंड। इसी के समय में आसपास के जो राजा हैं वे विद्रोह करना शुरू कर देंगे और विद्रोह का नेतृत्व करने वाले मतलब योद्धा ही होंगे जो आसपास खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इसके शासनकाल में विद्रोह की शुरुआत होगी और अनेक प्रांत विद्रोह कर देंगे। फिर उन्हीं विद्रोहों में से एक बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया इसी का एक प्रांत था, उसी में विद्रोह करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है डियोडोटस प्रथम। और डियोडोटस जो प्रथम है, ये ही यहाँ पे बैक्टीरिया शासक या बैक्टीरिया राज्य का निर्माण करता है, बैक्टीरिया प्रांत का निर्माण करता है। और डियोडोटस सेकंड के बाद इसी में जो है ना आपको और भी राजा देखने को मिलेंगे। यूथिडेमस हैं, फिर डेमेट्रियस है और मिनांडर है। लेकिन ध्यान रखना है, ये और ये जो चार लोग हैं, इसमें डियोडोटस प्रथम, डियोडोटस सेकंड और यूथिडेमस और डेमेट्रियस, ये जो लोग हैं इतने प्रसिद्ध नहीं होंगे जितना मिनांडर होगा। इसी को क्योंकि यही भारत को जीतने का प्रयास करेगा और भारत पर आक्रमण करने का प्रयास करेगा। तो हम ना यहाँ से आता एग्जाम में बहुत कम है, इसलिए हम इसका एक सीमित अध्ययन करके चलते हैं। तो पहला आक्रमण यही व्यक्ति करेगा, लेकिन मिनांडर से पहले इसकी जो आक्रमण की शुरुआत है या इसका जो प्रयास है वो डेमेट्रियस कर देता है। और पहला जो हिंदू यूनानी, इसी को कहा जाता है हिंदू यूनानी, बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था ये जो पहला प्रयास है। इसने क्या किया, 1990 ईसा पूर्व में भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था। जैसे अफगानिस्तान इसने जीत लिया था, पंजाब भी इसने जीत लिया था, सिंध पर भी इसने अधिकार कर लिया था। फिर इसने अपनी जो राजधानी थी वो साकल को बनाया था, आज उसको सियालकोट कहा जाता है। और इसी को मतलब इन लोगों ने जो सेल्यूकस निकेटस के अधीन जो राज्य थे, इन्हीं में से जो डेमेट्रियस था इसने आके इन क्षेत्रों में शासन दोबारा से किया। इन्हीं को हिंदू यूनानी भी इतिहास कहता है और या इनको बैक्टीरियाई यूनान भी कहा जाता है। मतलब बैक्टीरिया प्रांत से ये लोग आए थे, इसलिए इनको बैक्टीरिया यूनानी भी कहा जाता है।
और इनमें जो सबसे प्रमुख जो प्रतापी राजा हम कह सकते हैं तो वो है मिनांडर है, जो इसी का मतलब इसी का उत्तराधिकारी था डेमेट्रियस का। और ये गद्दी पर बैठा 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व के समय। इसने भी अपनी राजधानी अपने ही जो है जहाँ पे इसने डेमेट्रियस ने राजधानी बनाई थी, इसने भी अपनी राजधानी साकल को ही बनाया। आज का सियालकोट उसको कहा जाता है। अच्छा, ये ना शिक्षा का गढ़ होता था उस दौरान। यहाँ पे मतलब शिक्षा बहुत फेमस थी और बौद्ध धर्म अपने चरम स्तर पे उस दौरान था, तो शिक्षा का केंद्र इसको कहा जाता है उस दौरान मिनांडर। अच्छा, इस पूरी हिस्ट्री में से प्रश्न आता हो या ना आता हो, लेकिन मिनांडर और नागसेन के बीच प्रश्न और उत्तर, जैसे मिनांडर प्रश्न पूछता है और नागसेन उसके जवाब देता है, और इन्हीं जवाबों को एक पुस्तक में लिखा गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो किन दो शासक और बौद्ध जो भिक्षु है इसके बीच संवाद है, तो नागसेन और नागार्जुन के बीच, नागसेन को ही नागार्जुन भी कहते हैं, नागसेन और मिनांडर के बीच यह विवाद है। मतलब ये जो है इनके बीच मतलब वाद विवाद है। तो मिलिंद पन्हो में प्रश्न और उत्तर के जवाब है। ऐसा कहा जाता है कि फिर मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है नागसेन से और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि सोने के सिक्के जारी करने वाले बैक्टीरियाई शासक या हिंदू यूनानी ही सर्वप्रथम शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। लेकिन इसके जो प्रश्न हैं कई तरीके से आते हैं सोनों के सिक्कों में। जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले हैं तो हिंदू यूनानी, इनका नाम आ जाएगा। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन हैं और सर्वाधिक सिक्के जारी सोने के करने वाले कौन हैं? तो सर्वाधिक सिक्के तो गुप्तों ने लागू किए या जारी किए, लेकिन आगे चल के हम ना यहाँ पे कुषाण पढ़ेंगे। तो कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। अगर 3 तरीके से प्रश्न आ सकता है। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो हिंदू यूनानियों ने किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो कुषाणों ने किए। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो वो गुप्तों ने किए। तो यहाँ तक की बातें हमने हिंदू यूनानियों की बात कर ली। फिर इसके बाद अच्छा इतना ही इसमें पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा ही है। मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब है हमारे पास स्रोत, देखो प्राचीन भारत में या तो हमारे पास अध्ययन के स्रोत बहुत कम हैं, लेकिन अब अध्ययन के स्रोत इतने हैं कि अब हर राजा के पास अपना एक दरबारी कवि है और वह राजा के बारे में लिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिखा गया इतिहास ज़्यादा मिलता है, इसलिए विश्वस्त इतिहास की अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद है शक। देखो शकों की जब हम बात करते हैं तो ये यूनान के बाद आए, यूनानियों के बाद, और इनकी ना 5 शाखाएं थी। मतलब इनकी 5 शाखाएं थी। एक शाखा ने अफगानिस्तान में शासन किया, अफगानिस्तान में बैठे हुए थे हिंदू यूनानी, इन्हीं को हरा के किया होगा। पंजाब में और मथुरा में तीसरी शाखा, चौथी शाखा जो है पश्चिमी भारत में थे, और जो 5वीं शाखा है उसका विस्तार आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। इन्होंने यहाँ पे मतलब अच्छे से लीड किया, शासन किया। फिर इसके बाद इनका जो सबसे प्रथम राजा था उसका नाम मो था, और मध्य एशिया के ये मूलतः निवासी थे। तो शक भी मध्य एशिया से ही आए थे, और चारागाह की खोज में ये लोग आए थे। क्योंकि देखो भारत की और ज़्यादातर लोग चारागाह की खोज और ज्ञान की प्राप्ति कुछ इस तरीके से ही आते हैं, क्योंकि बहुत विकसित था प्राचीन भारत, ये बातें हमारी हो चुकी हैं। फिर यहीं पे मतलब एक इतिहास में एक आपको ना एक घटना देखने को मिलती है कि 58 ईस्वी में उज्जैन का एक स्थानीय शासक था। स्थानीय शासक का नाम मुझे मिला नहीं है, लेकिन फिर भी स्थानीय शासक था उज्जैन में, और उसने शकों को पराजित कर दिया था और यहाँ से बाहर खदेड़ दिया था। यही व्यक्ति विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और यही व्यक्ति विक्रम संवत चलवाता है। 58 ईस्वी में, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, उज्जैन के शासक, स्थानीय शासक था उज्जैन का, शकों ने उस पर हमला किया और शकों को वह व्यक्ति बाहर खदेड़ देता है अपने राज्य से और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, और तभी से ये विक्रम संवत भी चलवाता है। फिर इसके बाद
अच्छा, एक कमाल की बात यह है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले यह जो उपाधि है यह इतनी फेमस है कि 14 शासक ऐसे मिलते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। लेकिन फिर भी अगर हिस्ट्री का प्रश्न आए और 4 विकल्प हों और उन 4 विकल्पों में चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को हम मानेंगे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। वैसे तो 14 सम्राटों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है विक्रमादित्य के नाम से तो वह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड हुआ है। इसके बाद जो सबसे प्रतापी राजा है किनका, शकों का सबसे प्रतापी राजा है उसका नाम है रुद्रदामन। अच्छा, एक बात ध्यान ये रखनी है कि रुद्रदामन संस्कृत का बहुत अच्छा विद्वान था और संस्कृत इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से आती है और इसी का एक शिलालेख है, मतलब इसका शिलालेख है और वो जो है ना गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। वह विशुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि रुद्रदामन का जो शिलालेख है गिरनार अभिलेख किसका है, तो वह रुद्रदामन का है। और 130 से 150 ईस्वी में यह गद्दी पे बैठता है और गुजरात जो है आज का गुजरात, यह मतलब यहाँ पे शासन करता है गुजरात में। सुदर्शन झील की जब हम बात करते हैं ना तो गुजरात का काठियावाड़ यह जो है ना आधे पानी और आधे जल से भरी हुई झील है, मतलब सूखने ही वाली थी, तो इसका जीर्णोद्धार यह करवाता है। लेकिन यह बात ध्यान रखनी है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में होता है, लेकिन जब यह अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, मतलब ये मरने की स्थिति में ही है, तो इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन करवाता है। तो शकों के बारे में हमें जितना पढ़ना था हमें बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिर इसके बाद इसी क्रम में कौन आएंगे, पल्लव, और फिर कौन आएंगे, कुषाण। तो सबसे पहले हम ना कुषाणों की बात करते हैं। देखो, पल्लवों के लिए ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं आता है, लेकिन पल्लव आते हैं। तो पल्लवों के बाद जो है कुषाण आते हैं और कुषाणों को ही जो है ना यूची और तोखरी भी कहा जाता है। और देखो, यूची ना कबीले का नाम है, मतलब यूची कबीले का नाम है और ये कबीला 5 कुलों में बट गया। एक ही कबीला था, 5 कुलों में, अलग अलग कुलों में बटा और उसी एक कुल में से मतलब उसी एक कुल में से थे कुषाण। और इस कुषाण वंश के जो संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस थे। और इसकी स्थापना करने के बाद जो, अच्छा इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो सबसे प्रतापी राजा थे वो कनिष्क थे। तो कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क थे, क्योंकि इसके समय पे बहुत बड़े कार्य हुए, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। यही व्यक्ति मतलब पुरुषपुर और पेशावर को अपनी राजधानी बनाता है, तो इसकी राजधानी पुरुषपुर थी, आज का पेशावर। अभी तो ये पाकिस्तान में है। और कनिष्क जो है गद्दी पे बैठता है जब 1778 ईस्वी चल रही होती है, तभी यह शक संवत चलवाता है। अब देखो ध्यान से, शक संवत और विक्रम संवत में कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रम संवत 58 ईस्वी में चल रहा है, शक संवत जो चल रहा है वो 78 ईस्वी में चल रहा है। और इसी के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं वासुमित्र। और ये जो कुषाण है, कुषाण का जो शासक है कनिष्क, यह महायान शाखा का अनुयायी है। देखो, जब हमने हिस्ट्री में पढ़ा है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, एक थी महायान और एक थी हीनयान। हीनयान और महायान में क्या अंतर है हम बता चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को देखेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी, मैं पहले बता चुका हूं, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण ही थे। और इनकी शुद्धता की परख ये है कि गुप्तों से भी ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के इन्होंने ही चलवाए थे। सर्वाधिक तांबे के सिक्के भी इन्होंने ही जारी किए हैं। और इनके दरबार में ही, कनिष्क के दरबार में एक व्यक्ति हैं चरक, और इन्होंने लिखी है चरक संहिता। और इसमें 8 भाग हैं और 120 अध्याय हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, चरक संहिता लिखने वाले चरक किसके दरबार में थे? तो वे कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क के ही दरबार में एक व्यक्ति हैं अशुघोष, वे लिखते हैं बौद्ध चरित्र, और बौद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। ये भी प्रसिद्ध पुस्तक है। जो प्रसिद्ध पुस्तक है मैं वही लेकर आता हूँ। फिर इसके बाद महाविभास सूत्र में वासुमित्र, मतलब महाविभास सूत्र, यह भी एक पुस्तक ही है
वासुमित्र ने इसकी रचना की है। इसी को बौद्धों का विश्व कोश कहा जाता है। यह भी कनिष्क के दरबार में ही रहते थे और भारत के आइंस्टीन उस दौरान के कहे जाने वाले नागार्जुन भी यहीं के इन्हीं के दरबारी कवि थे या इन्हीं के दरबार में रहते थे। और माध्यमिक सूत्र नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से इनकी तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जैसे सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया है, ऐसे ही इस पुस्तक में उसी से मिलता जुलता सिद्धांत माध्यमिक सूत्र में आपको देखने को मिलेगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। फिर इसके बाद कनिष्क की मृत्यु हो जाती है 102 ईस्वी में और इसका जो अंतिम शासक है, इस वंश का अंतिम शासक है वासुदेव। तो यहाँ तक की बातें हमने कुषाणों तक की कर ली और यहाँ जो है जितना हो सकता है कम करने का मैं प्रयास करूँगा। फिर भी मतलब 3 से 4 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा काम है। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अगर ये काम अभी हो गया तो हो गया, फिर क्या पता कभी मौका ना मिले ये क्लास दोबारा से रिकॉर्ड करने का। तो अगर आप यहाँ तक हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।